नमस्कार, टाइम्स नाउ नवभारत पर नवभारत सुपर 6 में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। 28 फरवरी 2026 ये वो तारीख थी जब मिडिल ईस्ट में अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई शुरू कर दी। इन शुरुआती हमलों में ही ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्ला अली खामेनी समेत पूरी लीडरशिप का खात्मा हुआ और खामेनी के बाद उनके बेटे मुस्तफा को ईरान की कमान सौंपी गई, यानी अगला सुप्रीम लीडर चुना गया। मुस्तफा खामेनी ईरान के नए सर्वोच्च नेता के तौर पर काबिज हो गए, लेकिन तब से लेकर आज तक मुस्तफा खामेनी की ना कोई तस्वीर, ना वीडियो, ना आवाज सामने आई। फरवरी के उस घातक हमले के बाद से मुस्तफा पूरी तरह नजरों से ओझल हो गए। इसी दौरान कई तरह की खबरें और अफवाहें भी सामने आई। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक मुस्तफा के जिंदा होने पर ही सवाल उठने लगे, तो कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि वो घायल हैं और सामने आने की हालत में नहीं है। दुनिया भर की मीडिया में सवाल उठे कि मुस्तफा कहां है, क्या ईरान का नया सुप्रीम लीडर छिपा हुआ है, और सवाल यह भी उठा कि क्या वो वाकई सत्ता संभाल पा रहे हैं या फिर सत्ता नहीं संभाल पा रहे हैं। लेकिन आज एक बड़ी खबर सामने आ रही है, और बड़ी खबर यह है कि अयतुल्ला अली खामेनी की शोक सभा में मुस्तफा खामेनी खुद शोक समारोह का नेतृत्व करेंगे। अब से कुछ देर बाद यह सभा आयोजित होने वाली है, और अगर ऐसा हो जाता है तो यह सुप्रीम लीडर बनने के बाद मुस्तफा खामेनी के लिए पहली सार्वजनिक उपस्थिति होगी, यानी पहली पब्लिक अपीयरेंस होगी। ईरान के लिए एक महत्वपूर्ण पल भी होगा ये, जहां नया सुप्रीम लीडर अपनी मौजूदगी दर्ज कराएगा। तो आज सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या आज मुस्तफा खामेनी से जुड़ा हर रहस्य टूट जाएगा, या फिर आज ईरान का नया चेहरा दुनिया के सामने आएगा। यह पल सिर्फ एक शोक सभा नहीं होगी, बल्कि ईरान की नई सत्ता का सबसे बड़ा इम्तिहान भी होने वाला है। आज इसी मुद्दे और इसी खबर पर हमारा आज का पूरा विश्लेषण रहेगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको एक तस्वीर दिखाना बेहद जरूरी है, जो कि ईरानी हेल्थ मिनिस्ट्री की ओर से जारी की गई है। यह तस्वीर आपके सामने। दरअसल ईरान और अमेरिका के बीच सीजफायर खत्म हो गया, यानी सीजफायर टूट गया है, क्योंकि दोनों ओर से ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं और ट्रंप कह ही चुके हैं कि बातचीत हो रही है, लेकिन सीजफायर खत्म हो गया है। शांति समझौता भी जाहिर सी बात है, सीजफायर खत्म हुआ तो जो शांति समझौता इंटरिम जो एक सहमति बनी थी, अंतरिम सहमति बनी थी, वो सहमति भी खत्म हो गई। इसके बाद ईरानी शहरों पर अमेरिका ने लगातार 2 दिनों तक जबरदस्त बमबारी की है, और ये तस्वीरें देखिए कैसे जबरदस्त तरीके से अफरा तफरी मची। ईरान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने जो आंकड़े जारी किए हैं, उन आंकड़ों के मुताबिक अमेरिकी सेना की तरफ से ईरान पर किए गए इन हमलों में 17 लोगों की जान गई। बताया जा रहा है कि ये लोग 6 अलग अलग शहरों पर किए गए हमलों में मारे गए, जो अमेरिका ने मिसाइलें दागी, बम बरसा। इसके अलावा ईरान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने यह भी जानकारी दी है कि 6 अलग अलग शहरों पर अमेरिकी हमलों में 115 लोग घायल भी हुए। इनमें से कई घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां पर उनका इलाज चल रहा है। सवाल यह भी है कि आगे क्या हो, क्योंकि ट्रंप ये कह रहे हैं कि बातचीत तो हो रही है, लेकिन सीजफायर खत्म हो गया। तो आपने देखा किस तरीके से ताबड़तोड़ ईरान के अलग अलग शहरों में धमाके की आवाज सुनी गई है। कई लोग घायल हुए हैं, कई लोगों की जान गई है, लेकिन इन सब के बीच मुस्तफा खामेनी की पब्लिक अपीयरेंस भी हो सकती है, जिस पर दुनिया भर की नजर है। आगे बढ़ते हैं। ईरान के नए सर्वोच्च नेता मुस्तफा खामेनी अमेरिका और इजराइल के साथ युद्ध शुरू होने के बाद से अभी तक सार्वजनिक तौर पर एक बार भी नहीं देखेगा, क्योंकि वो बने ही सुप्रीम लीडर युद्ध शुरू होने के बाद। जब अयतुल्ला अली खामेनी का निधन हुआ, उसके बाद मुस्तफा आखिरी बार 28 फरवरी 2026 को उस हमले से ठीक पहले देखे गए थे, जिसमें उनके पिता अयतुल्ला अली खामेनी की मौत हो गई थी। मार्च 2026 में ईरान का नया सुप्रीम लीडर नियुक्त होने के बावजूद वो पूरी तरह से जनता और मीडिया की नजरों से दूर है। इसके पीछे अलग अलग की थ्योरीज हैं, सेफ्टी प्रोटोकॉल्स बताए जा रहे हैं, बहुत सारी आशंकाएं भी हो रही हैं। क्या सच है ये वक्त बताएगा, लेकिन पूरी टाइमलाइन आपको समझाते हैं। दरअसल मुस्तफा खामेनी के अमेरिका और इजराइल के साथ युद्ध के दौरान आखिरी बार दिखने और उसके बाद अचानक गायब होने की मुख्य वजह 28 फरवरी 2026 को ईरान पर हुआ एक भीषण और घातक हवाई हमला है, जो अमेरिका और इजराइल ने। इसी दिन अमेरिका और इजराइल की सेना की ओर से किए गए एक रणनीतिक हमले में ईरान के तत्कालीन सर्वोच्च नेता और मुस्तफा के पिता अयतुल्ला अली खामेनी की मौत हो गई थी, उनकी जान चली गई। इस हमले में मुस्तफा खामेनी की पत्नी और उनके परिवार के अन्य सदस्य भी मारे गए, जिसके बाद वैश्विक मीडिया और खुफिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मुस्तफा खामेनी खुद भी इस हमले की चपेट में आ गए थे, घायल हो गए थे। और
कहा तो यह भी जा रहा है कि गंभीर रूप से उनको चोट पहुंची हुई थी। हमले में उनके चेहरे पर गंभीर चोट होने की बातचीत सामने आई, जिससे उनका चेहरा बुरी तरह झुलस गया, ऐसी जानकारियां आई। उनके पैरों में भी गहरी चोट लगने की बातचीत सामने आई, जिसके बाद कहा यह गया, दावा यह किया गया अलग अलग रिपोर्ट्स में कि उन्हें कई सर्जरी से गुजरना पड़ा। तो सवाल यह कि इतने दिनों तक तो अगर वो डिसअपियर थे तो उसके पीछे सेफ्टी प्रोटोकॉल था, या फिर उनकी हेल्थ की कंडीशंस थी, या फिर यह चोट लगना, और वो पब्लिक अपीयरेंस तब देना चाहते थे जब वो पूरी तरह से ठीक हो जाए। यह भी एक सवाल है। और सवाल है कि क्या इसी वजह से वो दुनिया की नजरों से ओझल है। मुस्तफा खामनेई को लेकर वैश्विक मीडिया, खुफिया एजेंसियों और सोशल मीडिया पर कई तरह की अफवाहें और खबरें लगातार सामने आती थी। शुरुआती दौर में कई अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ने दावा किया था कि 28 फरवरी के घातक हमले के बाद मुस्तफा कोमा में चले गए, उन्हें वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखा गया। साथ ही उनके इलाज के लिए शिया धार्मिक केंद्र कोम में एक बेहद गोपनीय और आधुनिक मेडिकल सेटअप तैयार किए जाने तक की खबरें सामने आ गई। इसके साथ ही जंग के शुरुआती हफ्तों में यह अफवाह भी तेजी से फैली कि सुरक्षा और बेहतर चिकित्सा सुविधाओं के लिए उन्हें गुप्त रूप से रूस लेकर जाया गया और वहां पर उनका इलाज चल रहा है। हालांकि इसकी कोई प्रामाणिकता सामने नहीं आई। इन तमाम अफवाहों और दावों के बीच अमेरिकी खुफिया एजेंसियों की हालिया रिपोर्ट यह संकेत देती है कि मुस्तफा खामेनी शारीरिक रूप से भले ही जख्मी रहे, लेकिन मानसिक तौर पर पूरी तरह एक्टिव है, और वो सार्वजनिक रूप से सामने आए बिना पूरी तरह लिखित बयानों, डिजिटल संदेशों और अपने वफादार कमांडर्स के जरिए देश की सत्ता और ईरानी सेना का नेतृत्व करता है। यह जानकारी आई खुद अमेरिका के हवाले से। वहीं अब मुस्तफा खामेनी को लेकर सबसे बड़ी हलचल उनके पिता और पूर्व सर्वोच्च नेता अयतुल्ला अली खामेनी के जनाजे के दौरान देखने को मिली। ईरान और इराक के शहरों में आयोजित इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में करीब 4 करोड़ लोग उपस्थित रहे। यह दावा किया गया कि इतनी बड़ी भीड़ उमड़ी थी सड़कों पर, जहां अयतुल्ला अली खामेनी के 3 बेटे सार्वजनिक तौर पर इस कार्यक्रम में शामिल। हालांकि देश के नए सुप्रीम लीडर और उत्तराधिकारी होने के बावजूद मुस्तफा इस पूरे कार्यक्रम से पूरी तरह से गायब है। इसको लेकर सुरक्षा की भी बातचीत कही गई, जिससे उनकी स्थिति को लेकर दुनिया भर में रहस्य और गहरा किया। लेकिन अब ईरान की ही समाचार एजेंसी ने आधिकारिक तौर पर यह दावा किया था कि मुस्तफा खामेनी आज कोम शहर की हजरत मासूमे दरगाह में अपने पिता की शोक सभा का नेतृत्व करने के लिए पहली बार दुनिया के सामने आए। एक तरफ मुस्तफा खामेनी को लेकर अभी भी सस्पेंस बना हुआ है कि उनकी स्थिति क्या है, क्या वो वाकई दुनिया के सामने आने वाले हैं, क्या वो वाकई शोक सभा का नेतृत्व करने वाले हैं। लेकिन इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर कहा है कि ईरान ने बातचीत जारी रखने की इच्छा जताई और अमेरिका इसके लिए तैयार भी है। हालांकि ट्रंप ने यह भी कह दिया कि दोनों देशों के बीच जो युद्ध विराम हुआ था, जो एक समझौता हुआ था, जो शांति की बातचीत हुई थी, वो अब खत्म हो चुका है, वो है नहीं, लेकिन फिर भी हम बातचीत करेंगे। सुनिए सर। इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान ने हमसे बातचीत जारी रखने के लिए कहा है। हम ऐसा करने के लिए सहमत हो गए हैं, लेकिन अमेरिका ने उन्हें साफ साफ बता दिया है कि सीज फायर खत्म हो गया है। इस मामले पर ध्यान देने के लिए धन्यवाद। वहीं खिलाफ मुस्तफा खामेनी का संदेश, और संदेश यह है कि अपने पिता के बेगुनाह खून का बदला जरूर। अयतुल्ला खामेनी के अंतिम संस्कार के बाद पहला संदेश कि बदला ही हमारे देश की भी इच्छा है। मुस्तफा खामेनी का यह बयान, और यह बयान जाहिर सी बात है मामले को और भड़का भी सकता है। साथ ही इस दौरान मुस्तफा खामेनी ने अंतिम संस्कार में शामिल हुए लाखों लोगों का भी आभार जताया। उन्होंने कहा कि लोगों की भारी मौजूदगी ने दुश्मनों को करारा जवाब दिया और यह एक ऐतिहासिक पल था। इसके अलावा उन्होंने अपने पिता को श्रद्धांजलि भी दी। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव एक बार फिर से चरम पर है, जिसका जिक्र हम थोड़ी देर पहले कर भी रहे थे। इस तनाव का सिर्फ एक ही कारण है और वो है हॉर्मुज। जहां ईरान ने 3 जहाजों को टारगेट किया तो मिडिल ईस्ट में बारूद का बवंडर फिर से उठ गया, क्योंकि अमेरिका ने बदले में अटैक कर दिया, ईरानी शहरों को धुआं धुआं कर दिया। और शुरुआत में ही हमने आपको तस्वीर दिखाई थी जो खुद ईरान की ओर से जारी की गई थी कि कैसे बम और मिसाइलें गिरी। आधिकारिक आंकड़े के मुताबिक इन हमलों में 17 लोग मारे गए, करीब 115 लोग घायल हैं। और अब इसी हॉर्मुज के मुद्दे को लेकर ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ओमान की राजधानी मस्कट पहुंचे हैं। ये तस्वीर है आपके सामने, जहां ओमान के अधिकारियों ने उनका स्वागत किया। दरअसल जिस सकरे समुद्री रास्ते को लेकर जो कमर्शियली दुनिया के लिए इंपॉर्टेंट है, पूरा बवाल भड़का हुआ, वो रास्ता इन दोनों देशों की सीमाओं के बीच लगता है और अब ओमान में इसी हॉर्मुज को लेकर चर्चा होगी। इसके अलावा रिपोर्ट के मुताबिक अराक्ची की यात्रा का मकसद अमेरिका और ईरान के बीच जारी बातचीत को आगे बढ़ाना भी है।
अब आगे आपको दिखाएंगे कैसे लॉरेंस गैंग के खिलाफ अमेरिका से फ्रांस तक शुरू हुआ ऑपरेशन ऑल आउट। उससे पहले देखिए दिन भर की सुपर 6 खबर। 3 देशों के दौरे के बाद न्यूजीलैंड से भारत के लिए रवाना हुए प्रधानमंत्री मोदी न्यूजीलैंड के पीएम विदा करने एयरपोर्ट पहुंचे थे। इससे पहले ऑकलैंड में भारतीय समुदाय के बीच पीएम मोदी ने कहा, हमारे पास अवसरों का समंदर, न्यूजीलैंड से हमने बहुत कुछ सीखा। मध्य प्रदेश के डबरा उपचुनाव में बीजेपी नेता नरोत्तम मिश्रा का टिकट कटने पर बवाल हो गया। नरोत्तम के समर्थकों ने जमकर हंगामा काटा। उधर आज नरोत्तम मिश्रा सामने आए और कहा कि टिकट नहीं देने का फैसला पार्टी का है। समर्थकों के हंगामे पर उन्होंने कहा कि उन्हें इस तरह से भावना व्यक्त नहीं करनी चाहिए, पार्टी फोरम पर बात करें। पंजाब कांग्रेस में कल थमने का नाम नहीं ले रहे। प्रदेश प्रभारी भूपेश बघेल ने बागी चन्नी रंधावा गुट के साथ चंडीगढ़ में बैठक की, लेकिन मीटिंग बेनतीजा रही। सुखजिंदर रंधावा ने कहा, हमने भूपेश बघेल को बता दिया है कि कॉम्प्रोमाइज नेता हमें नहीं चाहिए। वहीं भूपेश बघेल बोले, कोई नाराज नहीं, राजा वड़िंग को बदलने पर कोई बात नहीं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कुशीनगर को 525 करोड़ की विकास परियोजनाओं की सौगात दी है। इस दौरान अपने संबोधन में सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा। सीएम योगी ने कहा, सपा सरकार में ना नियत थी ना ही नीति, वो सरकार पॉलिसी पैरालिसिस की शिकार थी। अब उपद्रवियों से सरकार कायदे से निपटती है। यही वजह है कि यूपी में कर्फ्यू दंगा नहीं हुआ। अगले साल उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की तैयारियां शुरू हो गई हैं। लखनऊ में इस बाबत प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी की अगुवाई में बैठक हुई। हाल ही में पंकज चौधरी ने अपनी नई टीम बनाई थी। प्रदेश कमेटी के सभी नवनियुक्त अधिकारियों के साथ हाई लेवल मीटिंग में चुनाव को लेकर मंथन किया। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले के बीच ट्रस्ट के लिए सीईओ की नियुक्ति प्रक्रिया जल्द शुरू होगी। सीईओ नियुक्त करने वाली कमेटी 3 चरण में इंटरव्यू लेगी। हालांकि सीईओ के नाम पर आखिरी फैसला ट्रस्ट के महासचिव लेंगे। नियुक्त समिति अगले 2-3 दिन में बैठक करने वाली है। सीईओ के जिम्मे संपूर्ण मंदिर का प्रबंधन करना और साथ ही वित्तीय और प्रशासनिक व्यवस्था भी देखना। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। नवभारत सुपर 6 में बात अब दूसरी बड़ी और स्पेशल स्टोरी। विदेशों में बैठकर भारत के खिलाफ साजिश रचने वाले लॉरेंस गैंग के हैंडलर्स और भारत के मोस्ट वांटेड अपराधियों के खिलाफ क्रैकडाउन का दौर शुरू हो चुका है, जिसके बाद अब लॉरेंस गैंग का इंटरनेशनल सिंडिकेट ताश के पत्तों की तरह बिखरने लगा है, ढहने लगा है। काउंटडाउन शुरू हो चुका है उस गैंग के लिए। और अब तक खुद को भारत की पहुंच से दूर समझने वाले गैंगस्टर्स के खिलाफ अमेरिका, कनाडा और फ्रांस में एक साथ ताबड़तोड़ और ऑल आउट एक्शन भी हो रहे हैं। दरअसल फ्रांस में लॉरेंस के बेहद करीबी गरिंदर देव और रॉकेट की गिरफ्तारी के बाद अब कनाडा और अमेरिका की खुफिया एजेंसियां भी इस गैंग की रीढ़ तोड़ने में जुट गई। कपिल शर्मा के कैफे पर फायरिंग से लेकर भारत विरोधी हर साजिश के पीछे छिपे इन चेहरों का अब ग्लोबल काउंटडाउन शुरू हो चुका है। अब सवाल है और चर्चा हो रही है कि आखिर कैसे विदेशी जमीन पर गिर गया लॉरेंस गैंग। आज आपको इसी के बारे में हम बताने वाले हैं। पहले कुछ एक तस्वीर आपको दिखाते हैं, वीडियो एक देखिए। यह कनाडा के सरे शहर की तस्वीर है जहां पर कपिल शर्मा का कैफे है और कैफे का नाम है कप्स कैफे। इस पर साल 2025 में एक नहीं बल्कि 3 अलग अलग तारीखों पर ताबड़तोड़ फायरिंग हुई थी। ये तभी की तस्वीर। इसके बाद मई 2026 में उनके कैफे के बिल्कुल बगल वाले आउटलेट पर भी गोलीबारी की गई। उसकी तस्वीर भी हम आपके सामने रखते हैं। 10 जुलाई 2025 की तारीख थी जब कैफे खुलने के सिर्फ 3 दिनों के अंदर पहली बार हमला हुआ। हमलावरों ने खिड़कियों को टारगेट किया, करीब 9 से 10 राउंड फायरिंग की थी और यह सिलसिला आगे भी। इसके बाद इन हमलों की मुख्य जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई नेटवर्क से जुड़े गैंगस्टर गोल्डी ढिल्लो और कुलबीर सिद्धू ने सोशल मीडिया पर ली और कहा कि यह हमने ही किया है और क्यों किया यह भी बताया। सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक कनाडा में दक्षिण एशियाई व्यापारियों से जबरन वसूली का एक बड़ा रैकेट चल रहा है और यह रैकेट धड़ल्ले से चल रहा है। कपिल शर्मा को फिरौती के लिए टारगेट किया गया था, लेकिन अब इस मामले में लॉरेंस गैंग पर कनाडा, अमेरिका से लेकर फ्रांस तक क्रैकडाउन किया जा रहा है, पकड़ा जा रहा है और इस गैंग को खत्म करने की एक तरीके से कवायद शुरू की जा चुकी है। विदेशों में लॉरेंस बिश्नोई गैंग पर लगातार शिकंजा कसा जा रहा है। पहले अमेरिका से खबर आई, अब फ्रांस ने लॉरेंस गैंग के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की। क्या कार्रवाई की वो आपको बताते हैं। फ्रांस में लॉरेंस बिश्नोई गैंग के एक गैंगस्टर को गिरफ्तार किया गया। यह एक्शन कॉमेडियन कपिल शर्मा के कैफे पर फायरिंग मामले में हुआ। फायरिंग के एक और आरोपी को कनाडा पुलिस ने धर दबोचा है, उसको भी पकड़ लिया है। साथ ही कनाडा से बिश्नोई गैंग के एक दूसरे गुर्गे को भारत डिपोर्ट करने का आदेश भी दिया जा चुका है कि इसको हटाओ और वहां सौंपो एजेंसी। कनाडा की रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस ने शुक्रवार को बताया कि गरिंदर देव को फ्रांस में गिरफ्तार किया गया। अब उसे प्रत्यर्पण की प्रक्रिया के तहत कनाडा लाया जाएगा।
गुरिंदर देव को राष्ट्रीय आपराधिक नेटवर्क का महत्वपूर्ण सदस्य माना जा रहा है। हाल ही में अमेरिका के न्याय विभाग ने आरोप पत्र दायर किया और उस आरोप पत्र में यानी चार्जशीट में गुरिंदर देव का नाम भी शामिल था। यह गिरफ्तारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान का एक बड़ा हिस्सा है। अमेरिकी डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के आरोप पत्र के मुताबिक 40 साल के गुरिंदर देव को डॉक्टर, रॉकेट और रिट्स कार्ल्टन के नाम से भी जाना जाता है। यानी इसने गैंग को ऑपरेट करने के लिए कई तरह के उपनाम बना रखे थे जिसके नाम से वो जाना जाए। वो लॉरेंस बिश्नोई से जुड़े आपराधिक नेटवर्क को आर्थिक फायदा पहुंचाने में मदद करता था, यानी बैकबोन एक तरीके से, क्योंकि फाइनेंशियल मदद नहीं तो गैंग ऑपरेट कैसे करेगा। आरोप है कि उसने बड़ी मात्रा में कोकीन और हेरोइन खरीदकर दक्षिणी कैलिफोर्निया से अमेरिका के पूर्वी हिस्से तक भेजने की साजिश में भी मदद की। दरअसल जून 2025 में करीब 99.2 किलो कोकीन और 1 किलो हेरोइन की खेप भेजने की कोशिश की गई, जिसे अमेरिकी एजेंसियों ने रास्ते में ही जब्त कर लिया और यह मामला खुलता चला गया। उधर एक अलग मामले में कनाडा के इमिग्रेशन एंड रिफ्यूजी ट्रिब्यूनल ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग के एक कथित सदस्य जशनदीप सिंह को देश से डिपोर्ट करने का आदेश दिया। जशनदीप सिंह पर भी गंभीर आरोप है कि उसने सरे में कॉमेडियन कपिल शर्मा के कैफे के बाहर हुई फायरिंग में इस्तेमाल हथियार को छिपाने में मदद की। हालांकि इस मामले में उसके खिलाफ कोई आपराधिक आरोप औपचारिक रूप से तय नहीं किए गए। जशनदीप सिंह साल 2022 में स्टूडेंट वीजा पर यानी छात्र वीजा पर कनाडा गया। उसने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों से इनकार किया है कि ये सब आरोप बेबुनियाद है, मेरा कोई लेना देना नहीं। इससे पहले लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े अर्शदीप सिंह को भी कनाडा से डिपोर्ट किया जा चुका है और अब आगे इस मामले में कार्रवाई